सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत की, और आज हम बात करने वाले हैं दर का नियम यानी रेट लॉ के बारे में। कल तक हमने क्या पढ़ा? कल तक हमने पढ़ा कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी कि क्या हमने देखा कि स्थिर ताप व दाब पर अभिक्रिया की दर समय के साथ साथ घटती जाती है। समय के साथ साथ कैसी होती जाती है? घटती जाती है। और हमने क्या जाना? स्थिर ताप व दाब पर स्थिर ताप, यहाँ देखिए बाकी चीजें हमें कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, यानी स्थिर ताप व दाब पर, या फिर हम कहें कमरे के ताप पर। तो स्थिर ताप व दाब पर समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में खपत घटती जाती है। तो एक तो ये हमने देखा, अगर स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर समय के साथ घट रही है तो स्थिर ताप पर समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में खपत भी क्या हो रही है? घट रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों की सांद्रता का जो खपत हो रहा है वो कहीं उसी के क्या है? प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। और हमने दूसरे ग्राफ से क्या देखा कि स्थिर ताप व दाब पर समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में बढ़त भी घटती जाती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्थिर ताप व दाब पर निश्चित समय के साथ या निश्चित समयांतराल के साथ। तो यहाँ पे समय के अंतराल के साथ, यहाँ पे एक और चीज लगा सकते हैं कि अंतराल, यानी कि जो कल का हमने निचोड़ जाना था कि स्थिर ताप व दाब पर निश्चित समय के अंतराल के साथ साथ अभिक्रिया की सांद्रता भी क्या होती है? खपत जो है घटती जाती है। और स्थिर ताप व दाब पर निश्चित, यहाँ पे लिखेंगे निश्चित समय के अंतराल के साथ, और यही काम उसके साथ उत्पादों की सांद्रता में जो बढ़त हो रही थी वो भी क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। ग्राफ से हमने समझ लिया था स्थिर ताप व दाब पर अभिक्रिया की दर निश्चित समय अंतराल पर, यानी निश्चित समय के अंतराल पर या के साथ साथ अंतराल के साथ साथ घटती जाती है। तो ये तीन चीजें हमने कहीं ना कहीं कल निष्कर्ष कर लिया था, मतलब कि जान लिया था। आज हमें दर का नियम पढ़ना है, और दर के नियम का जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा? डिफिनीशन कहेगा कि वह नियम जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य गणितीय संबंध निरूपित करती है दर का नियम कहलाती है। तो ये तो हो गया डिफिनीशन हमारा, और इस डिफिनीशन का तात्पर्य यह है कि एक हमें ऐसा नियम स्थापित करना है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य क्या करे? संबंध स्थापित करे, गणितीय संबंध स्थापित करे।
लेकिन ये सारे केस जो है प्रयोग के आधार पर होते हैं, हम इसे जो है डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं कह सकते। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर का नियम एक्चुअली में है क्या? दर का नियम एक्चुअली में है क्या? माना कोई अभिक्रिया, लिख लेते हैं माना कोई अभिक्रिया, यहां पे हम लिख रहे हैं माना कोई अभिक्रिया यम मूल के साथ ए है प्लस बी n मूल के साथ बी है, जो बाद में जो है p मूल के साथ c और q मूल के साथ d का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा उत्पाद है। यहाँ उत्पाद को लेके हम कोई बात नहीं करने वाले, सारी बातें हमारी अभिकारकों की सांद्रता पर होगी। तो प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, यहाँ पे मैं कह रहा हूं प्रयोगों के आधार पर सुनिश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया। अभी देखिए एक्सपेरिमेंट बेस पर है, लेकिन क्या है पहले हम वो बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे कि ऐसा लिखना क्यों जरूरी हुआ। तो प्रयोगों के आधार पर सुनिश्चित किया गया कि जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर जो होगी वो एक्चुअली में प्रोपोर्शनल टू होगा सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घात, मतलब उतना जितना उसका मोल है। एक की सांद्रता की घात उसके यम मोल जितना इनटू बाकी अभिकारी अणुओं की सांद्रता के घात उसके मोल के जितना और उनके गुणनफल, यानी समस्त अभिकारी अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन? अभिक्रिया की दर। ये कहीं ना कहीं हम क्लास 11th में साम्यावस्था वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम फिर जानने को मिल रहा है हमें कि अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इन की पावर m। अब देखिए एक्टिव मास ऑफ का मतलब क्या हुआ? एक्टिव मास ऑफ असल में क्या बता रहा है? सांद्रता को व्यक्त कर रहा है, वही सांद्रता जो मोलरता में होती है, मोलरता यानी मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आप 11th में अगर पढ़ चुके हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो ये जो एक्टिव मास ऑफ ए है वो ए की सांद्रता बता रहा है। किसकी बता रहा है? ए की सांद्रता किसमें? मोलरता में, यानी मोल प्रति लीटर में। ये आप नहीं भूलेंगे। या इसके आधार पर हमने देखा कि अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक के जुड़ जाएगा और एक्टिव मास ऑफ ए की पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n, ये हो जाएगा। और जहां एक क्या है हमारा, जहां के एक विशिष्ट नियतांक है, विशिष्ट नियतांक है जो सुनिश्चित करता है क्या सुनिश्चित करता है? यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाए, यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाए, एकांक होने का मतलब है एक मूल प्रति लीटर। अगर अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाए, जैसे ये एक हो जाए, ये भी एक हो जाए, तो वो विशिष्ट नियतांक किसके बराबर हो जाएगा? अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगा। तो अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाए तो अभिक्रिया की दर उस विशिष्ट नियतांक के बराबर हो जाएगी, उस विशिष्ट नियतांक के बराबर हो जाती है। इस नियतांक को वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये तो था हमारा जो है कि के वो विशिष्ट नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहेंगे। ये अभिक्रिया के दर को सुनिश्चित करती है, अभिक्रिया के दर के बराबर हो सकती है। कब? जब अभिकारकों की सांद्रताएं क्या हो? एकांक हो जाए। उस स्थिति में जो विशिष्ट नियतांक है वो अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। अच्छा, हमने ये क्या कहा कि प्रयोग के आधार पर सुनिश्चित किया गया है, ऐसा क्यों कहा हमने कहा कि अगर हम मान रहे हैं तो मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अभिक्रिया की दर ए की घात यानी ए की सांद्रता की घात के
उतने ही बराबर हो जितना उसका मोल है। ये बात आप इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिए। ये यम के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक ही आगे यम लगा है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली बेस है कि अधिकांश केस में ऐसा होता है कि जितनी मोल होती है उतनी घात चली जाती है। बी के सामने भी यन घात है तो यन घात हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली बेस है कि हो सकता है कि यन के बराबर ना हो सकता है यन शून्य के बराबर भी हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस पर है, प्रयोग के आधार पर ही हम कह रहे हैं, ऐसा हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात को हमें बता देना बहुत जरूरी था। तो ये तो था अपना जो है इसके बारे में दर का नियम, ये इतना दर का नियम था। अब सवाल उठता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारी अणुओं के सापेक्ष कैसा होगा। अगला आता है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर प्रत्येक अणु के सापेक्ष, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक अणु के सापेक्ष, प्रत्येक अणु के सापेक्ष अभिक्रिया की दर का निर्धारण, अभिक्रिया की दर का निर्धारण। तो हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक अणु के सापेक्ष अभिक्रिया की दर का हमें क्या करना है, निर्धारण करना है। तो मान लेते हैं, माना कोई अभिक्रिया, यहां पे हमें मानना पड़ेगा कोई अभिक्रिया, मान लेते हैं वही यम इंटू ए प्लस एन इंटू बी इक्वल टू पी इंटू सी प्लस क्यू इंटू डी। अच्छा, यहां पे ये ध्यान रखना है कि ए के यम मोल लिए गए हैं, बी के एन मोल लिए गए हैं, सी के पी मोल लिए गए हैं, डी के क्या लिए हैं, क्यू मोल लिए गए हैं। तो इस स्थिति में प्रयोगों द्वारा सुनिश्चित हुआ, फिर लिखना पड़ेगा प्रयोगों द्वारा सुनिश्चित हुआ, क्योंकि हम ऐसे बाई चांस नहीं कह सकते, हम प्रयोग द्वारा ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, प्रयोगों द्वारा सुनिश्चित हुआ है। अच्छा, क्या सुनिश्चित हुआ है ये आपको जो है समझना होगा। क्या समझना होगा कि जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो असल में बराबर होती है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के और उस लगने वाले समयांतराल की, यानी कि ए जो अब ए है इसके खपत पर। अच्छा, खपत है तो यानी कि इसकी सांद्रता समय के साथ साथ कैसी होगी, घटेगी। हमने पहले ही बात कंफर्म कर रखा हुआ है कि ए की सांद्रता समय के साथ घटेगा। जो समय के साथ घटता है उसके लिए माइनस आगे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी हमने क्या किया, माइनस लगा दिया और उसकी जो घात मोलों की संख्या है, जो आगे मोलों की संख्या है उसको हम क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे, यानी -1/m। और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ डेल ए, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगने वाला समयांतराल, यानी समयांतराल में परिवर्तन। ये बात आपको अच्छे समझनी होगी। प्रत्येक अभिकारक के आगे माइनस लगाना है, उत्पाद के आगे प्लस लगाना है, क्योंकि उत्पाद की संख्या में वृद्धि होती है, बराबर। अगला कौन है, अगला है ये वाला हमारा अभिकारी अणु। अब ये भी अभिकारक की ओर है, कहाँ है, अभिकारक की ओर है, यानी लगाएंगे हम माइनस, मूल कितने हैं, n है तो लगाएंगे 1/n। उसके बाद देखेंगे कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल, लगने वाला समय। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे, और मैं यहाँ पे भी बराबर लिख सकता हूँ या उसके नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब हमारी बात हो रही है उत्पादों की ओर, तो उत्पाद के लिए भाई हम प्लस लगाएंगे। मोल कितना है P, तो 1/P चला जाएगा। सांद्रता में परिवर्तन यानी एक्टिव मास ऑफ C, यानी डेल एक्टिव मास ऑफ C बटा लगने वाला समयांतराल। इसी तरीके से अब हम D की बात करेंगे, तो D के लिए भी हमारा हो जाएगा प्लस 1/n, और हम लिख सकते हैं डेल एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ डेल टी, या फिर सॉरी माफ करिएगा डेल टी, तो डेल एक्टिव मास ऑफ डी बटा डेल टी। अब सवाल उठता है इसके लिए माइनस क्यों लगाया गया, अभिकारकों के लिए माइनस क्यों लगाया गया, उत्पाद, हाँ
अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, लेकिन माइनस क्यों लगाया गया? बिना माइनस लगाए भी तो दिखा सकते थे, बिल्कुल दिखा सकते थे, लेकिन ध्यान रहे कि जो अभिक्रिया की दर होती है ये सदैव धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। अगर हम यहां माइनस नहीं लगाएंगे तो ये जो सांद्रता में परिवर्तन है, जो सांद्रता में परिवर्तन है वो क्या आएगा? यानी कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। सोचिए, अब जब एक्टिव, अब चूंकि हम जानते हैं समय के साथ साथ एक ही सांद्रता में कमी आएगी, समय के साथ साथ एक ही सांद्रता में कमी आएगी, तो जो अंतिम सांद्रता होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा प्रारंभिक सांद्रता से। यानी प्रारंभिक सांद्रता का मान क्या होगा? अधिक होगा। प्रारंभिक सांद्रता का मान अधिक होगा, अंतिम सांद्रता का मान कम होगा। ये कम होगा और ये अधिक होगा, तो उस केस में कम में से अधिक जब घटेगा तो उत्तर किस में आएगा? ये माइनस में आएगा। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए ही आगे माइनस लगाया गया, ये बात आप ध्यान रखें। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए आगे लगाया गया। इसके साथ भी यही होगा, प्रारंभिक सांद्रता अधिक होगी, अंतिम सांद्रता कम होगी, कम माइनस अधिक जब घटेगा तो माइनस आएगा, उस माइनस को बैलेंस करने के लिए माइनस लगाया गया। अब ये उत्पादों की सांद्रता है, ये बढ़ता है, प्रारंभिक सांद्रता कम होगा, अंतिम सांद्रता अधिक होगा। अंतिम सांद्रता अधिक होगा तो अधिक में से कम घटेगा, तो ऑलरेडी उत्तर प्लस में ही आना है, इसलिए आगे प्लस का साइन लगाया गया। अभिक्रिया की दर का मान सदैव धनात्मक आना चाहिए इस स्थिति के कारण। एक तो बात ये क्लियर हो गई। चलिए दूसरा, ये जो हमने केस बताया है ये किसके ऊपर निर्धारित है? औसत वेग। ये हमने किसको बताया? औसत वेग के बारे में। आप ताक्षणिक वेग भी ले सकते हैं, ताक्षणिक वेग में भी सेम केस होगा, डेल की जगह स्मॉल डी आ जाएगा, यही बात होगी। तो हम अभी औसत वेग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ताक्षणिक वेग होना चाहिए, ताक्षणिक कैसे लिखेंगे? जैसे भी लिखे होंगे, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? इस डेल की जगह स्मॉल डी लगा देंगे, इस डेल की जगह क्या लगा देंगे? स्मॉल डी। तो ये हमारा कहीं से भी इससे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि औसत वेग के लिए भी यही नियम काम करता है और ताक्षणिक वेग के लिए भी यही नियम काम करता है कि अभिकारकों की सांद्रता के आगे माइनस लगा, मतलब अभिकारकों की जब दर के सापेक्ष आप निकालिए तो आगे माइनस लगा दीजिए, और उत्पादों के लिए निकालिए तो आगे प्लस लगा दीजिए। एकदम बात जो है ये एकदम क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की दर इसके भी बराबर है और ये जो है ये इसके भी बराबर है, मतलब प्रत्येक एक दूसरे के बराबर है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि अभिक्रिया की दर दे दिया, एक केस दे दिया, दूसरे केस का कोई भी पूछ रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले अभिक्रिया की दर से सामने एक केस में का दूसरा केस निकाल लें, फिर उसका दे, तो सब एक दूसरे के बराबर है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हम -1/m डेल ए अपान डेल टी बराबर कर सकते हैं +1/n डेल डी अपान डेल टी। ये हम कर सकते हैं, ये आपको भी समझना होगा कि यहाँ पे ये किया जा सकता है, इसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो मान लेते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है हमारी, मान लेते हैं कि जो है N2 गैस जो है 3H2 गैस के साथ क्या बना रही है? 2NH3 बना रही है। क्या बना रही है? 2NH3। तो इसके लिए क्या होगा? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या वेग जो भी कहिए वो होगा, पहले तो N2 अब उत्पाद है माइनस लगा दिया, आगे एक है तो 1/1 यानी 1 डेल N2 अपान डेल टी बराबर -1/3 माइनस अभिकारक है 3 बटे में चला जाएगा, डेल एक्टिव मास ऑफ H2 अपान डेल टी बराबर, ये प्लस है तो ये प्लस होगा 1/2 डेल एक्टिव मास ऑफ NH3 अपान डेल टी। एकदम सिंपल, आप एकदम इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला हम कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे PCl5 से PCl3 + Cl2। इसके लिए क्या करेंगे? अभिक्रिया की दर होगा -1/1 यानी 1 ही होगा, डेल PCl5 अपान डेल टी बराबर, PCl3 के लिए प्लस होगा डेल PCl3 अपान डेल टी, और Cl2 के लिए भी प्लस होगा डेल Cl2 अपान डेल टी।
मूलों की संख्या कुछ नहीं है, इसलिए आगे बटे में भी कुछ नहीं किया है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे अच्छे से, मुझे पूरा उम्मीद है। तो ये तो था अपना दर का नियम। इसमें जितनी सारी बातें थी इसको आप बार बार रिपीट करिए, बार बार क्वेश्चन करिए। कल हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। कल हम क्या करवाएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। कुछ चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन की हम वीडियो बना देंगे, बाकी हम जो है इसका आपके ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप में इसका जो है क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।